नया जो कानून आया है, जिस कानून को जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022, इस बिल ये नया कानून आया है, ये कानून अभी कानून नहीं बना है। ये पार्लियामेंट में जाएगा, चूँकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, और इस वक्त लेजिस्लेटिव पावरें सारी की सारी जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के पास हैं। तो ये कानून लोकसभा में जाएगा, और अगर ये लोकसभा में पारित होता है तो जम्मू कश्मीर की 8 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल के तहत जो है गवर्न होंगी। और ये कौन सी 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं? इसमें जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, स्कॉस्ट जम्मू, स्कॉस्ट कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी SMVDU जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो भी, उसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। ये 8 की 8 यूनिवर्सिटीज़ फिर इस नए कानून के तहत गवर्न होंगी। और इस नए कानून को जब आप पढ़ते हैं, इस नए कानून के सभी चैप्टर्स को जब आप 12 चैप्टर्स को स्टडी करते हैं, तो आपको इन 12 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस कानून में बेइंतहा ताकतें जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बदलाव लाया गया है वो ये बदलाव लाया गया है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत है कि अगर उसको किसी भी वक्त लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ठीक तरीके से कामकाज नहीं कर रहा है, तो वो उसकी छुट्टी कर सकता है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो बिल्कुल जो पहले वाले यूनिवर्सिटी का एक्ट था उससे काफ़ी इसको एनहांस किया गया है, इसका स्कोप बढ़ाया गया है। और इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि इसमें अब ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर की काफ़ी बढ़ गई हैं। वो चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी के, और अब यूनिवर्सिटी में चांसलर, वाइस चांसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, डीन ऑफ फैकल्टीज, रजिस्ट्रार, फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके अलावा कुछ और ऑफिसर जिनको अपॉइंट करेंगे। जहां तक चांसलर का ताल्लुक है, चांसलर को लेकर यह कहा गया है कि अगर चांसलर को किसी वक्त ये लगता है कि कोई भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड या कोई को-ऑप्टेड मेंबर जो यूनिवर्सिटी में है वो यूनिवर्सिटी के कामकाज के लिए ठीक नहीं है, अथॉरिटी के कामकाज के लिए, या किसी कमेटी या किसी बॉडी के कामकाज के लिए ठीक नहीं है, वाइस चांसलर को लगता है, इन लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि वो ठीक नहीं है, वो उस शख्स से एक एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उस अफसर से एक एक्सप्लेनेशन राइटिंग में मांगेगा, और उस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उस मेंबर को वो सस्पेंड कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। चांसलर को लेकर यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी समय चांसलर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात से संतुष्ट हैं कि कोई भी ऑफिसर या मेंबर किसी ऑफिसर कैडर का, कोई टीचर या कोई कर्मचारी जो किसी भी कैटेगरी का, कोई पार्ट टाइम, कोई कैजुअल, कोई टेम्परेरी मुलाजिम, पेंशनर भी यूनिवर्सिटी का, अगर उसे लगता है कि उसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम किया है, और उसे अगर लगता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत इंक्वायरी करना ज़रूरी है, वो इंक्वायरी करेगा। अगर उसे ये लगता है, अगर उसको लगता है राज्य की सुरक्षा के लिए इंक्वायरी करना भी ज़रूरी नहीं है, वो उस शख्स को निकाल सकता है, डिसमिस कर सकता है, उस ऑफिसर का रैंक रिड्यूस कर सकता है, ऑफिसर कैडर का अगर मेंबर है उसका रैंक रिड्यूस कर सकता है, वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, फैकल्टी का मेंबर हो, या उसके अलावा अगर कोई भी उसको एक्शन लेना वो चाहता है, चांसलर ले सकता है, उसे इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं। यानी अगर किसी भी वक्त चांसलर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि कोई भी व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और वो किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, तो उसे कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। बिना इंक्वायरी किए, बिना सवाल जवाब किए वो उस शख्स को उस पोजीशन से हटा सकता है, डिसमिस कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह बिल कानून बन जाएगा तो एलजी के पास ये ताकत रहेगी कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम को जिस भी समय ये समझेगा कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये डिक्लेयर करेगा, उसे वो फौरन डिसमिस कर सकता है। उसके अलावा
विजिटेशन और इंस्पेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी ये कहा गया है कि चांसलर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए इंक्वायरी की ताकत जो है वो अब चांसलर के पास रहेगी। पहले ये ताकत जो है वो प्रो चांसलर के पास हुआ करती थी, वो यूजुअली या तो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे या मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये ताकतें सारी चांसलर के पास चली गई हैं। जहां तक वाइस चांसलर का ताल्लुक है, वाइस चांसलर को लेकर बड़ा महदूद सा किया गया है कि वाइस चांसलर जो है 3 साल की उसकी टर्म रहेगी और जिस समय वो 3 साल की टर्म के लिए वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट को लेकर भी कहा गया है कि जहां तक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है, एक कोई नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट या कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी जो किसी आर्ट, साइंस, कल्चर या लैंग्वेज के फील्ड से हो या किसी प्रोफेशनल फील्ड से हो, इंडस्ट्री से हो, सिविल सर्विस हो, इमिनेंट एकेडमिशियन हो या स्कॉलरली परस्यूट का कोई आदमी हो, जिसको चांसलर नॉमिनेट करेगा। यानी एलजी तय करेंगे इस एक शख्स को। उसके बाद यूजीसी के चेयरमैन जो है एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद किसी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल रिप्यूट का होगा, जिसे गवर्निंग काउंसिल नॉमिनेट करेगी, उसका डायरेक्टर या हेड ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री का हेड या डायरेक्टर, ये 3 लोग मिलकर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो एक यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इन 3 लोगों की होगी। यानी एक को लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनेंगे, दूसरे को चेयरमैन यूजीसी चुनेंगे, तीसरे को डायरेक्टर या हेड ऑफ द इंडस्ट्री, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल रिप्यूट की होगी, जिसे गवर्निंग काउंसिल नॉमिनेट करेगी। वो लोग जो हैं पैनल 3 का जो है रिकमेंड करेंगे चांसलर को और उसके बाद चांसलर उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करेंगे। यह भी कहा गया है कि चांसलर जो है पहले वाइस चांसलर को 3 साल के लिए अपॉइंट करेंगे ताकि वो यूनिवर्सिटी के कामकाज को चला सकें। यह भी कहा गया है कि 3 साल के लिए दोबारा उसी वाइस चांसलर को मौका दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा की ना हो। वाइस चांसलर की ताकतों का जहां तक ताल्लुक है और जहां तक रिमूवल का ताल्लुक है, इसमें भी एक क्लॉज ये डाल दिया गया है कि अगर वाइस चांसलर किसी भी वक्त ये पता चलता है कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, किसी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है या किसी एक राजनीतिक मूवमेंट या किसी राजनीतिक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस बिना पर भी वाइस चांसलर को जो अगर ये इल्जाम वाइस चांसलर के ऊपर लगता है तो उसे यूनिवर्सिटी तो उसकी छुट्टी हो सकती है, उसे यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें संशोधन ये किया गया है कि जब एक बार चांसलर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया जिसमें वाइस चांसलर को कहा गया कि आप अपना दफ्तर छोड़ दें, जिस डेट से वो ऑर्डर निकाला गया हो, वाइस चांसलर को यह समझा जाएगा कि उसने दफ्तर अपना छोड़ दिया है और वाइस चांसलर का ऑफिस जो है उसी दिन से वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यह भी एक संशोधन है इसमें, यह भी इसमें तब्दीली है, यह भी इसमें बदलाव है। उसके अलावा बाकी जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की ताकतें, अब जहां तक कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की सिलेक्शन का ताल्लुक है, उसमें एक मेंबर वाइस चांसलर होंगे, गवर्निंग काउंसिल का एक मेंबर जिसे एलजी नॉमिनेट करेंगे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी उसमें रहेंगे, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे और इसके वाइस चांसलर इस कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे। जहां तक उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी बदलाव लाया गया है। सिंडिकेट यूनिवर्सिटी में खत्म कर दिया गया, अन्य कुछ और चीजें खत्म की गई और अब गवर्निंग काउंसिल होगी, फाइनेंस ऑडिट कमेटी होगी, मैनेजमेंट काउंसिल होगी, एकेडमिक काउंसिल होगी और कोई और बॉडी यूनिवर्सिटी की जिसे स्टैट्यूट्स यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स के तहत बनाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल में भी एक बदलाव किया गया है। गवर्निंग काउंसिल में चांसलर जो हैं, गवर्निंग काउंसिल में उसके सर्वे सर्वा होंगे, उसके बाद उसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के होंगे। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के नंबर 2 पर रखे गए हैं। यूजुअली चांसलर के बाद गवर्नर ही हुआ करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री होता था इस गवर्निंग काउंसिल में, लेकिन अब मुख्यमंत्री की जगह लेंगे चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद तीसरे नंबर पर वाइस चांसलर होंगे और फिर उसके बाद कुछ और मेंबर्स जो हैं, बाकी जितने मेंबर्स हैं उनको लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन, कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। एसएमवीडीयू की केस में 2 लोग जिन्हें चांसलर नॉमिनेट करेगा एक पैनल से, जो पैनल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, तो इसमें भी चांसलर के पास ताकत है। आप खुद एक तो चांसलर खुद गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये दूसरे मेंबर हो गए, उसके बाद
2 लोग जिनको चांसलर नॉमिनेट करेंगे, तो ये चांसलर के 5 लोग हो गए। फिर उसके बाद एसएमवीडीयू, आप ये भी जानते हैं कि एसएमवीडीयू जो है वो भी राजभवन के अधीन है। और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर कहा गया है कि वहां से जो पैनल आएगा उसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा। तो जाहिर सी बात है, बोर्ड को की देखरेख कौन कर रहा है वो सभी जानते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके अलावा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इन दोनों के मामले में कहा गया है कि औकाफ से पूछा जाएगा। औकाफ जिन 2 मेंबर्स के बारे में कहेगा, उन 2 मेंबर्स को इस गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनाया जाएगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के केस में एफिलिएटेड कॉलेज का एक प्रिंसिपल और उसके अलावा रजिस्ट्रार को कहा गया कि वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। गवर्निंग काउंसिल की पावर्स का भी जहां तक ताल्लुक है, अनफ्लिंचिंग पावर्स जो है वो गवर्निंग काउंसिल के पास हैं। फाइनेंस ऑडिट कमेटी होगी। फाइनेंस ऑडिट कमेटी के साथ साथ में मैनेजमेंट काउंसिल अलग से होगी। मैनेजमेंट काउंसिल के बाद एकेडमिक काउंसिल होगी। एकेडमिक काउंसिल में वाइस चांसलर होंगे, डीन होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, यानी यूनिवर्सिटी का। एकेडमिक काउंसिल के पावर्स एंड फंक्शंस को भी एनहांस किया गया है। बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज होगा। उसके अलावा बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन होगा। बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन के अलावा अच्छा, जहां तक कमिटीज का ताल्लुक है, कुछ कमिटीज भी बनाई जाएंगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन। क्वालिफिकेशन, उसके बाद एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट की किसी भी पोस्ट पर यूनिवर्सिटी में, वो यूजीसी जो कहेगा यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ही होगी। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि अभी तक जो कुछ कानूनों में था वो था, जो ये यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज 8 की 8 यूनिवर्सिटीज ये क्या करेंगी कि अपनी तमाम ओपन और डायरेक्ट पोस्ट जो हैं ऑफिसर कैडर की, टीचर्स की, इक्विवेलेंट पोजीशंस की, उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेंगी। जितनी भी पोस्टें रेफर की जाएंगी, फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनको प्रोसेस किया जाएगा और सारे का सारा प्रोसेस 3 महीने में मुकम्मल करना होगा। और यह भी कहा गया है कि कैरियर एडवांसमेंट का जहां तक ताल्लुक है वो यूनिवर्सिटी खुद देखेगी। और साथ में यह भी कहा गया है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, टीचिंग पोजीशन की, इक्विवेलेंट पोजीशन की, ऑफिसर नॉन टीचिंग कैडर की, इक्विवेलेंट पोजीशंस की या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इन्हें गवर्न करेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कंडक्ट करेगा। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर भी कहा गया है कि उसमें रिटन टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड का, रिसर्च परफॉर्मेंस का। उसके अलावा रिटन टेस्ट में कंपलसरी जनरल स्टडीज का पेपर होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तमाम टीचिंग पोजीशंस के लिए, प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशंस के अलावा बाकी तमाम टीचिंग पोजीशंस के लिए जो इम्तिहान होगा उसमें 75% आपको रिटन टेस्ट के नंबर होंगे। 10% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च, पीएचडी वीएचडी जो कुछ आपने किया होगा, सिर्फ 10 नंबर उसके आपको मिलेंगे और 15 नंबर इंटरव्यू के होंगे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि 90 नंबर जो है आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के हैं, और जी बिल्कुल 90 नंबर और 10 ही नंबर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हैं। ऑफिसर कैडर और इक्विवेलेंट पोजीशंस के लिए रिटन टेस्ट के 75% मार्क्स होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस जिसकी ग्रेडिंग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, 10% उसके होंगे और 15% मार्क्स आपको आपके पर्सनल इंटरव्यू के होंगे। प्रोफेसर की पोस्ट पर की जो अपॉइंटमेंट होगी या उन इक्विवेलेंट पोजीशंस के लिए जो अपॉइंटमेंट होगी, उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए जो यूजीसी और रेगुलेटरी बॉडीज ने एलिजिबिलिटी कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस बताई है वही रहेंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी ओपन और डायरेक्ट पोस्ट जो हैं वो सीधा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेंगी। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन स्क्रूटनाइज करेगा, उसके बाद स्क्रीन करेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इस मेरिट लिस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की है वो मेरिट लिस्ट को असेसमेंट यूनिवर्सिटीज को भेजेगा असेसमेंट के लिए, डोमेन नॉलेज और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोफेसर के लिए क्यूमुलेटिव स्कोर क्या है? एकेडमिक बैकग्राउंड जो जिसकी असेसमेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, 25% मार्क्स उसके होंगे। असेसमेंट ऑफ रिसर्च परफॉर्मेंस, एपीआई स्कोर, क्वालिटी पब्लिकेशंस, बाकी क्राइटेरिया, उसको भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो एसेस करेगा, उसकी 30% वेटेज रहेगी। डोमेन नॉलेज का जहां तक ताल्लुक है, टीचिंग स्किल्स का जहां तक ताल्लुक है, 15% वेटेज उसको दी गई है। और परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू में होगा उसको भी 15% की वेटेज दी गई है। मतलब अगर आप देखेंगे
ये लगभग 85% के करीब करीब मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। जहां तक सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है, ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई भी जो सिलेक्शन होगी जब तक ट्रांसपेरेंटली उसको एडवर्टाइज किया जाएगा, उसके बाद इसे नेशनल लेवल पर जो है कहा गया है कि तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और एक डेजिग्नेटेड अपॉइंटमेंट कमेटी होगी जिसे वाइस चांसलर हेड करेंगे। यह भी कहा गया है कि प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी होंगे और जो सिलेक्शन कमेटी ऑफिसर कैडर और इक्विवेलेंट पोजीशंस की होगी उसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के वीसी हेड करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर उसमें एक मेंबर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के उसमें मेंबर होंगे, उसके अलावा रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के रहेंगे, SC ST OBC में से एक मेंबर रहेंगे और एक मेंबर जो है इमिनेंट प्रोफेशनल भी रहेंगे। यूनिवर्सिटी फाइनल मेरिट कम सिलेक्शन लिस्ट जो है तैयार करेगी और क्यूमुलेटिव वेटेज की बेसिस पर उस मेरिट लिस्ट को वो इशू करेगी और बाकी तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन तमाम पोस्टों को, नॉन गजेटेड की जितनी भी पोस्टें होंगी उन्हें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसकी सिलेक्शन करेगा और हर पोस्ट जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की जाएगी फास्ट ट्रैक बेसिस पर उस पोस्ट को फिलअप किया जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए और लाइब्रेरियनशिप के लिए। एक्ट में जो कुछ बाकी जगहों पर है उसको लेकर यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो ये टेस्ट कराएंगे, जम्मू कश्मीर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो करवाएंगे। मैनर किस तरीके से करवाया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशंस के जरिए तय करेगा और उसका स्टैंडर्ड ये कहा गया है कि उन्हीं एलिजिबिलिटी टेस्टों के बराबर बराबर होगा जो नेट में, JRF में, बाकी टेस्टों में होता है। और जब कोई जो बच्चे जम्मू कश्मीर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उसे बराबर माना जाएगा नेट के, जिसे यूजीसी जो यूजीसी कराता है। तो ये बदलाव हैं जो जम्मू कश्मीर, जो बदलाव किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज एक्ट और अलग अलग एक्ट जो थे उन तमाम एक्टों को एक कानून में जम कर दिया गया है और कानून का नाम है जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल 2022। इस कानून को लेकर यह कहा गया है कि इसे पार्लियामेंट से एनैक्ट किया जाएगा और यह भी कहा गया कि जो पावर है लेजिस्लेचर की वो इस पे पार्लियामेंट के पास है और उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाएगा कानून को। और जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर आता है तो ये कानून बनेगा और कानून बनने के बाद जितनी भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज जो है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। वो ये कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में किसी भी पोजीशन पर परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्परेरी पोजीशन पर तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक उसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स वेरीफाई नहीं होते। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी के लिए ऐसा करना अगर जरूरी होगा और वाइस चांसलर को पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कंसल्ट करके जब जरूरत महसूस होगी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी मुलाजिम को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो कर्मचारी है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकता है, जम्मू यूनिवर्सिटी का कर्मचारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का कर्मचारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकता है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुलाजिम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी ट्रांसफर्स का भी दरवाजा खोल दिया गया है और यह कहा गया है कि इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर्स भी संभव होंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ चांसलर को, वाइस चांसलर को कंसल्ट करना होगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज के और एक बार कंसल्टेशन करने के बाद वो ये ट्रांसफर्स भी कर सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम बदलाव जो हैं वो लाए गए हैं। इन बदलावों को लेकर आप सभी लोगों को जब ये पूरा वीडियो सुन लें, इन बदलावों को लेकर आपका क्या विचार है वो स्ट्रेट लाइन के साथ जरूर साझा कीजिएगा।